मैं देव प्रकाश इनोवेशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने भौतिकी का पहला जो चैप्टर था कक्षा 10 का वो पढ़ लिया था। अब बारी आती है वहाँ से जो भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। यह जो वीडियो होगा यह एस्टेट के जो भी अभ्यर्थी हैं, जो एस्टेट जिनका मैथ ग्रुप है, जिनका फिजिक्स है, जो फिजिक्स का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी रहेगा, क्योंकि पहले चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर ले लिया है। ठीक, क्वेश्चन डिस्कशन के अलावा जो भी उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को मैं आपको बताते चला जाऊँगा और आप उसको कंप्लीट करते चलिएगा। ठीक है, जो भी चलिए देखते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। ठीक ना, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश जो आसानी से आर पार कर जाता है, तो वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक ना, तो वैसा पदार्थ क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ। ठीक, इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछता कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आधा अंशतः पार कर पाता है तो पारभासी कहलाता है, अगर पूरा पार नहीं कर पाता है तो अपारदर्शी कहलाता है। ठीक, 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको यहाँ से, पारदर्शी से, पारभासी से और अपारदर्शी से। तीनों क्वेश्चन आप यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, परावर्तन का कोण होता है। दूसरा क्वेश्चन है परावर्तन का कोण होता है। अब देखिए परावर्तन का कोण क्या होता है, देख लेते हैं परावर्तन का कोण क्या होता है। अगर मान लीजिए यह समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, तो परावर्तन का कोण क्या होता है, एक प्रकाश की किरण आती है, ये क्या है, आपतित किरण। ठीक, और फिर यहाँ पर हम अभिलंब डालते हैं इसी बिंदु पर, और फिर जितना ये एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन कोण। और इतना ही कोण से क्या होता है, इसका रिफ्लेक्शन होता है, ये जो कोण बनता है वह कहलाता है परावर्तन कोण। और यह जो किरण होती है यह कहलाती है परावर्तित किरण। आपका क्वेश्चन क्या है, परावर्तन का कोण होता है। परावर्तन का कोण देखिए तो क्या होता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन का कोण कहते हैं। ठीक है, इसका हम आंसर लिखेंगे, इसका आंसर लिख लेंगे, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। देखिए क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा दर्पण आप लीजिए कि वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक ना, तो अगर हम प्लेन मिरर की बात करते हैं, समतल दर्पण की बात करें, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आपका काल्पनिक होता है और सीधा होता है। उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण में भी आपका प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा बनता है। एकमात्र अवतल दर्पण ही ऐसा दर्पण होता है जिसमें आपको वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। इसका आंसर लिखेंगे हम लोग अवतल दर्पण में। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। देखिए आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 दर्पण हो सकते हैं, या तो समतल दर्पण हो सकता है या तो उत्तल दर्पण हो सकता है। लिखेंगे यहाँ पर हम लोग आंसर में, आंसर हो जाएगा समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। ठीक ना, दोनों में से जो दर्पण आपका ऑप्शन में रहेगा दोनों ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा प्राप्त होता है। देखिए वस्तु से छोटा और आभासी यानी कि काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब हमको प्राप्त करना है तो उसके लिए हम कौन सा दर्पण प्रयोग में लाएंगे। देखिए पहला चीज समतल दर्पण की बात करते हैं तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु का जो आकार होता है उसी आकार का उसका प्रतिबिंब बनता है, यानी समतल दर्पण इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है,
अवतल दर्पण की अगर बात करें तो अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनने का जो केस है वो केवल आप देखिएगा तो एक ही आपको दिखाई देता है। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब जो बनता है उसका मात्र एक ही केस है जिसमें हम लोग वस्तु कहाँ रखते थे। अगर अवतल दर्पण है तो वस्तु को हम लोग P और F के बीच रखते थे, तब इसका प्रतिबिंब जो था आभासी बनता था, पीछे बनता था ना, और वस्तु को यहाँ पर रखते थे हम। लेकिन आपको याद होगा यह जो कंडीशन होता था, इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब होता था वो वस्तु से बड़ा बनता था। लेकिन क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वस्तु से छोटा और आभासी, तो वस्तु से छोटा और आभासी और बनने की बात आएगी, समतल में होगा ही नहीं, अवतल में होगा ही नहीं, तो कौन सा दर्पण बचा आपके पास? उत्तल दर्पण बचा, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग उत्तल दर्पण। आपको मालूम होगा उत्तल दर्पण में दो केसेस होते हैं। दोनों केस में अगर हम लोग देखें तो दोनों केस में क्या होता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनता है। ध्रुव और फोकस के बीच में हमेशा प्रतिबिंब रहता है और एक फोकस पे आपका लास्ट में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है किस दर्पण द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकती है? देखिए, तो समांतर किरण पुंज मिल सकता है, आपको याद करना होगा पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको कि अवतल दर्पण जो टॉर्च होता है, जो सर्च लाइट होता है, टॉर्च और सर्च लाइट में जो लगा होता है वो अवतल दर्पण होता है। उसमें क्या किया जाता है कि टॉर्च का जो बल्ब होता है उसको फोकस पर रखा जाता है उस अवतल दर्पण के, ठीक ना। तो वहाँ से कैसे समांतर किरणें पुंज और दूर तक हमको प्राप्त होती है, ठीक ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कहाँ पर वस्तु को रखिएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा, ठीक ना। तो क्या होगा, अगर हम लोग वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा? फोकस पर बनेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, है तो गोलीय दर्पण ही ना। जब गोलीय दर्पण है तो सीधी सी बात है, कोई भी अगर गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण का रिलेशन क्या होता है? फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में F = होता है R/2, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आपको जैसे पूछना है पूछने दीजिएगा, आप याद रखिएगा गोलीय दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति F और P के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? देखिए, कह रहा है अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति F और P के बीच में। आपको मैंने रे डायग्राम पूरा बनाने सिखाया है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो सब कुछ मैंने बताया है। अगर आपको नहीं आता है, आप जो वीडियो मैंने बनाया उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक ना। क्वेश्चन देखिएगा, अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति F और P के बीच में। ये तो बहुत ही VVI था जी, आपको याद होगा। अवतल दर्पण का एक जो रेयर केस बनता है जिसमें फोकस यहाँ पर मान लीजिए ध्रुव है और वस्तु के यहाँ पर रखते तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता था, ठीक ना। तो कैसे बनता था? दर्पण के पीछे बनता था, काल्पनिक बनता था, सीधा बनता था और वस्तु से बड़ा बनता था। तो आपसे तो यही पूछा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति लिख लेते हैं क्या होगी। प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा एवं बड़ा होगा। कोई दिक्कत? आभासी होगा, बड़ा होगा, सीधा होगा, ठीक। आभासी एवं सीधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। देखिए, मोटर गाड़ी जो होता है उसके सामने जो चालक जो बैठता है उसके सामने एक दर्पण लगा होता है जो कि उत्तल दर्पण होता है, जिसे वो पीछे देख सकता है अपने, ठीक ना। तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को मालूम है कि एक बहुत ही बृहद क्षेत्र बनाता है, इसलिए हम उत्तल दर्पण का ही पश्च दर्पण के रूप में प्रयोग करते हैं, पीछे की चीज़ों को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। साइड मिरर में भी आपको मालूम है उत्तल दर्पण ही होता है, और जो चालक के सामने लगा होता है वो भी क्या होता है? उत्तल दर्पण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है?
सोच लो, बहुत आसान क्वेश्चन। अगर उत्तल दर्पण है, इसको मिटा देते हैं। अगर उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आपको याद होगा, उत्तल दर्पण में दो ही केस बना था। अगर ये ध्रुव है और ये फोकस है, जो प्रतिबिंब बनता था वस्तु इधर रहती थी कहीं भी, तो इधर ही प्रतिबिंब उसका बनता था, ठीक ना। जब उधर बन रहा है काल्पनिक होगा, सीधा होगा, दो केस था। दूसरा चीज, वस्तु से हमेशा छोटा बनता था। तो क्वेश्चन था ऊपर उत्तर पर बना प्रतिबिंब होता है, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर हम लोग? काल्पनिक, काल्पनिक एवं सीधा, ठीक ना। और लिख सकते हैं हम लोग तथा छोटा, कभी भी छोटा ही मिलता है। वस्तु जितनी बड़ी होती है उससे छोटा ही प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है उत्तल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब, देखिए सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, तो दर्पण हो सकता है। दर्पण क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु है और उसका हमेशा सीधा ही आपको प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो दर्पण क्या हो सकता है? सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। पहला चीज, अगर हम समतल दर्पण के बारे में बात करते हैं तो कहीं भी रहे समतल दर्पण के सामने हम लोग प्रतिबिंब हमेशा हमारा सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। अवतल दर्पण की बात करते हैं तो अवतल दर्पण में एक ही ऐसा केस है जहां पर आपको काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, लेकिन उसके अलावा सारे केस में देखते हैं कि उसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और उत्तल दर्पण ऐसा केस है जहां पर देखा अभी मैंने, हमेशा यहाँ पर काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 12 नंबर का, उसके लिए आप कह सकते हैं समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण, दोनों में से कोई भी दर्पण रहेगा, आपका जो प्रतिबिंब कैसा होगा? हमेशा सीधा ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, संबंध 1 = r/2 सत्य है। किसके लिए सत्य है भाई? ये तो आपको ऊपर ही मैंने बताया कि गोलीय दर्पण के लिए ये जो क्या है आपका सही है, गोलीय दर्पण। ठीक, गोलीय दर्पण कहने का मतलब क्या होता है? या तो अवतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण, दोनों में से जो क्वेश्चन ऑप्शन में रहे आपका हो जाएगा। ठीक, देखिए ये जो भी मैं बता रहा हूँ स्टेट में, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। इसके अलावा जैसे ही स्टेट का नया जो एग्ज़ाम अगर होगा और एग्ज़ाम रद्द किया गया है बिहार बोर्ड के अंदर, अगर होता है तो जो भी उसका होगा क्लास 6 से लेकर पूरा साइंस मैं आपको कवर करूँगा। एक भी क्वेश्चन आपका फिजिक्स से छूटेगा नहीं, ठीक ना। और बिहार बोर्ड के जो विद्यार्थी वो भी ध्यान रखेंगे, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बिहार बोर्ड के लिए कक्षा 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो कि इससे बाहर रहेगा आपका। और क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, देखिएगा यहीं से आपका वो क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। इसलिए आप लोग भी इसको एकदम कॉपी पर नोट बनाकर एक एक क्वेश्चन को 1 लाइनर फॉर्मेट में याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। देखिए कह रहा है गोलीय दर्पण है और आवर्धन कैसा है? ऋणात्मक, निगेटिव है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है कि उल्टा है? ठीक, कोई बात नहीं। अगर ये आवर्धन की बात कर रहा है तो आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। ठीक, वस्तु हमेशा हम लोग मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं। वस्तु की जो ऊंचाई होती है हमेशा क्या होता है? मुख्य अक्ष ऊपर की तरफ मापी जाती है। यानी यह जो होगा नीचे वाला पार्ट, यह तो हमेशा धनात्मक ही होगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? निगेटिव आ रहा है। यानी कि इन दोनों में से किसी एक को निगेटिव होना था तभी ये आवर्धन निगेटिव होगा। यानी कि जो ऊपर वाला जो पार्ट है, जो प्रतिबिंब है, यह कैसा है? निगेटिव है। निगेटिव है कहने का मतलब क्या होगा? कि कहीं भी बना होगा अगर ये, तो नीचे की तरफ बना होगा अवतल दर्पण के लिए, ठीक ना। तो अब जरा सोच लीजिए क्या होगा क्वेश्चन में? ऋणात्मक है यानी कि प्रतिबिंब कैसा है? तो उल्टा है। अगर ऋणात्मक है यानी कि प्रतिबिंब क्या है? उल्टा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आखिरी, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? मैंने आपको पढ़ाया है कि जो भी डॉक्टर होते हैं, दांतों के डॉक्टर, गले के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, ये लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं जांच के लिए। उसमें वस्तु को क्या किया जाता है? दर्पण के
ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है ताकि उसका काल्पनिक प्रतिबिंब हमको और आभासी प्रतिबिंब आभासी और बड़ा प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा दर्पण अपसारी दर्पण भी कहलाता है? ठीक, अपसारी कहने का मतलब है, ये कह रहा है डाइवर्जिंग मिरर, ठीक ना। तो डाइवर्जिंग मिरर या अपसारी दर्पण, ठीक है। अपसारी दर्पण में क्या होता है, वैसा दर्पण जो प्रकाश किरणों को चारों तरफ फैलाए, छितराए, वो दर्पण आपका अपसारी दर्पण कहलाता है, ठीक ना। आपको मालूम होगा अगर हम अवतल दर्पण लेते हैं तो अवतल दर्पण में जो प्रकाश की जो समानांतर किरणें आती है मुख्य अक्ष के, वो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं, ठीक है। प्रकाश किरणें किधर से भी आए वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर ही जाती है, ठीक है। तो अवतल दर्पण जो होता है वह कन्वर्जिंग मिरर का काम करता है, वह अभिसारी दर्पण का कार्य करता है, अभिसारी दर्पण का कार्य करता है। तो यहाँ से अगर हम देखें, और जो उत्तल दर्पण होता है वो आपका क्या करता है, अपसारी दर्पण का कार्य करता है। वो अपनी तरफ आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करता है, वह दूर किरणें आ गई, इसको दूर इधर रिफ्लेक्ट करता है, इधर आ गई किरणें, इसको दूर रिफ्लेक्ट करता है, छितराता है, चारों तरफ फैलाता है, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन था, अपसारी दर्पण किसे कहा जाता है, कौन से दर्पण को, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगर आपसे कहीं पूछता है क्वेश्चन में कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा क्या, अवतल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ, ठीक ना, देखते हैं। चलिए, मान लिया मैंने कि एक गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण, कह रहे इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है कहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक यही ना है, तो इसका जो व्यास होता है, यानी इसको यहाँ से मिला दे, यह क्या कहलाता है, यह कहलाता है दर्पण का द्वारक, ठीक ना। क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी यदि वक्रता त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी क्या होती है, F बराबर क्या होता है, R/2 होता है, दिया गया आपको वक्रता त्रिज्या कितना दिया गया है, 32 यानी कि बटा/2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग चिन्ह परिपाटी का भी प्रयोग यहाँ पर करेंगे, तो जब चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे और दर्पण कैसा है आपका, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, तो आपको याद होगा कि अगर उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, ठीक ना, वो कैसी होती है, हम लोग इधर की तरफ प्रकाश की आपतित किरण की दिशा और ये फोकस इधर की तरफ हम नापते हैं फोकस दूरी को, ठीक ना। तो जब प्रकाश की दिशा में आपतित किरण की दिशा में अगर दूरी मापेंगे तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो वहाँ से देखा जाए तो यह जो होगा +16 सेंटीमीटर भी आपका ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दर्पणों के रूप में किया जाता है? फिर मैंने आपको बताया पीछे वाले क्वेश्चन में एक कि उत्तल दर्पण का प्रयोग जो किया जाता है यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है। देखो नई जो कार्तीय चिन्ह जो परिपाटी है, साइन जो कन्वेंशन हम लोगों ने पढ़ा है, उसके एक वर्डिंग पूछ रहे हैं आपसे कि दर्पण के सामने रखे बिंब यानी ऑब्जेक्ट की दूरी को कैसे ली जाती है, धनात्मक ली जाती है कि ऋणात्मक ली जाती है। तो आपको मालूम है दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, दोनों केस में अगर हम देखते हैं तो वस्तु को हम लोग हमेशा क्या रखते हैं, इधर ही रखते हैं, ठीक है ना, ध्रुव से बाईं तरफ ही रखते हैं। तो बाईं तरफ जब भी वस्तु रहती है तो जो वस्तु दूरी होती है वो कैसे ली जाती है, यहाँ से इधर की तरफ लीजिएगा तो धनात्मक लिया जाएगा, धनात्मक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? ठीक है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट में क्या होता है कि जो वायुमंडल में उपस्थित जो धूल कण होते हैं यह क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को, जो सूर्य से प्रकाश किरणें आती हैं या किसी भी स्रोत से जो प्रकाश की किरणें आती है, उन प्रकाश की किरणों को चारों तरफ फैलाने का कार्य करती है,
ठीक ना। यानी हम कह सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का यहाँ पर प्रकीर्णन होता है टिंडल इफेक्ट में। टिंडल, इसको लिख सकते हैं हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो देखिए अधिकतम जो प्रकाश की चाल होती है वह होती है हवा में, या कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है निर्वात में आपसे दे सकता है, ठीक ना। तो हवा में जो प्रकाश की चाल होती है वो अधिकतम होती है, जिसको हम लोग लगभग निर्वात के बराबर में मान चलते हैं, और यह होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन, दृष्टि की भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है? देखिए दृष्टि यानी दृष्टि मतलब देखना, और किस वस्तु को हम देख रहे हैं तो उसका जो फिजिकल जो फील करते हैं, तो वो जो देखते हैं किस वस्तु को, तो सीधी सी बात है वहाँ से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक पहुँचता है, तभी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहता तो उस वस्तु को हम नहीं देख पाते। यानी कि फिजिकल अनुभूति से कहने का तात्पर्य है अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, यानी कि हो ना हो लाइट वहाँ पर जरूर है, यानी वहाँ से लाइट एक टर्म निकल कर आता है, या हम प्रूफ कर सकते हैं कि वहाँ पर प्रकाश है तभी वो हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं। प्रकाश एक रूप है, किस चीज़ का रूप है? प्रकाश आपको मालूम होगा एक ऊर्जा का रूप है, ठीक ना। जो लाइट होता है ये एक तरह से एनर्जी का सोर्स होता है, ठीक ना। इसमें एनर्जी होती है, एनर्जी के फॉर्म में होता है, आप लोग फोटोन वगैरह के बारे में पढ़े होंगे। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, जो सर्च लाइट होता है उसका जो परावर्तक सतह होता है कैसा होता है? वह अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, ठीक ना। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश का 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 27 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा का रूप है? तो सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, और सूर्य से जो प्रकाश आता है वो विकिरण ऊर्जा का रूप है, रेडिएशन एनर्जी का एक रूप है। लिख सकते हैं यहाँ पर किस ऊर्जा का रूप है? तो विकिरण ऊर्जा, यानी कि रेडिएशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है? देखिए प्रकाश जो तरंग होती है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक ना। क्योंकि कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग है। 29, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? अलग अलग होती है। अगर जैसा माध्यम लेते हैं प्रकाश की चाल वैसा आपका घटेगा बढ़ेगा। और आप हवा लेते हैं माध्यम, प्रकाश की चाल अधिकतम होगी। अगर आप शीशे से गुजरना चाहते हैं, कांच से, प्रकाश की चाल अलग होगी। अगर प्रकाश पानी से होकर गुजरता है तो प्रकाश की चाल अलग होगी, ठीक ना। जैसे जैसे माध्यम बदलेगा वैसे वैसे प्रकाश की चाल क्या होती है वो भी बदलती जाती है। यानी कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? हम लिख सकते हैं अलग अलग या फिर भिन्न भिन्न होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होगा? कह रहा है कि अवतल दर्पण के केस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान क्या होगा? अब जरा सोचिएगा, हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं और प्रतिबिंब फॉर्मूला, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई होती है। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक और उल्टा है। तो कभी भी जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है वो मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बनता है। वस्तु को जब हम रखते हैं तो वो मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर लंबवतः ऊपर की तरफ होता है। यहाँ से देखा जाए अगर ये वस्तु है और ये हमारा प्रतिबिंब है तो वस्तु की ऊंचाई कैसी होगी? धनात्मक लेंगे प्लस साइन के साथ, और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसी होगी? निगेटिव सिंबल के साथ आएगा यहाँ से, और ये पॉजिटिव रहता है -h'। तो जो आवर्धन आएगा क्या आएगा? हमारा ऋणात्मक निकल कर आ जाएगा, ठीक ना। तो हमेशा याद रखिएगा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। फिर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के प्रकरण में ही आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होगा?
आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब, ठीक ना। तो अगर आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब की बात कर रहा है, यानी कि यह जो इमेज नीचे की तरफ बना था वह कहीं ना कहीं इमेज जो आपका होगा कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। तो इस केस में यह भी क्या होगा, आपको एच डैश भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यह दूरी क्या है, मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ ली गई है, ठीक। तो यहाँ पर आवर्धन जब निकालेंगे तो प्लस एच डैश बटा में प्लस एच, यानी कि जो आवर्धन आएगा कैसा आएगा, आपका धनात्मक आएगा, ठीक ना। तो एक चीज कंक्लूजन ध्यान याद रखिएगा, कभी भी आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन का मान होता है वो धनात्मक होता है, और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का जो मान होता है वो हमेशा आपका ऋणात्मक होता है, दर्पण उत्तल हो या फिर अवतल हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। कैसा दर्पण, समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। ठीक है, समतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसमें हमेशा आभासी यानी काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब ही बनता है। लिख सकते हैं सीधे हम कि आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि, देखिए आवर्धन का मान जब निगेटिव होता है तो आवर्धन का निगेटिव साइन आपको क्या बताता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए आवर्धन निगेटिव तभी होता है जब जो प्रतिबिंब होता है वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। अगर प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है तो आवर्धन आपका कैसा आता है, ऋणात्मक ही आता है। यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। देखिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को दबाएं ताकि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए आभासी प्रतिबिंब कैसे बन सकता है, एक तो समतल दर्पण में आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में भी आपका हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। वस्तु तो हमेशा वास्तविक ही होती है, वस्तु तो काल्पनिक होगी नहीं, काल्पनिक वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है, वस्तु हमेशा वास्तविक ही होती है। और ठीक, और अवतल दर्पण में एक ऐसा केस मिलता है जहां पर हमको आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब अगर आपको प्राप्त करना है तो दर्पण क्या होगा, आपका समतल भी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है। तीनों में से कोई भी दर्पण हो तो वस्तु का आपको काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है, ठीक। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता, नहीं लगा हुआ, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पढ़िए, नहीं पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन शुरू का लाइन पढ़ा और आप आंसर किए। कभी भी क्वेश्चन को पूरा पूरा पढ़िएगा, उसको सोच समझ कर, अगर नहीं आ जाए तो उसको ध्यान से आंसर कीजिएगा। कह रहे कि वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, ठीक। समतल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक नहीं बनता है। और उत्तल दर्पण में भी आपका केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, यानी आंसर हो जाएगा समतल तथा उत्तल दर्पण, ठीक ना। दोनों ऐसा दर्पण है जिसमें आपका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, नहीं बनाता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण की अगर बात करें तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब आपका हमेशा वस्तु के आकार का बनता है, ठीक ना। अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है और छोटा प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है। और उत्तल दर्पण में तो हमेशा आपका छोटा प्रतिबिंब बनता ही है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखने पर इसका आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो फोकस दूरी हो सकती है। अवतल दर्पण है, 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु को रखा जा रहा है दर्पण से
और उसका प्रतिबिंब कैसे मिल रहा है, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब मिल रहा है, ठीक ना। तो जरा सोचिएगा, अगर ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में आपको कैसा प्रतिबिंब, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब अगर मिल रहा है तो आप वस्तु को कहाँ रखिएगा, ये फोकस हुआ, ये आपका वक्रता केंद्र हुआ। तो आभासी एवं सीधा मिलेगा, यानी कि एक ही केस बनता है जब वस्तु को हम लोग ध्रुव और फोकस बीच में कहीं पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब हमारा पीछे मिलता था। तो अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखने पर इसका आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो फोकस दूरी हो सकती है क्या होगी। अब देखिए वस्तु का कहाँ रखें, 10 सेंटीमीटर दूर रखें। तो देखिए कभी भी फोकस दूरी होगी 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी क्या होगी, तो इस 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 इसी के बीच में आपको कहीं ना कहीं रखना होगा। अगर फोकस दूरी की आप बात करते हैं तो आपको जो फोकस दूरी होगी वो 10 सेंटीमीटर से क्या होगी, अधिक होनी चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक ना। जैसे मान लीजिए फोकस दूरी आप 11 रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 11 रहेगा यानी वस्तु 10 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ पर वस्तु हो जाएगी, दोनों के बीच में तो प्रतिबिंब आपको आभासी एवं सीधा मिलेगा। लेकिन अगर आप 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी को मान लेते हैं तो वस्तु आपकी फोकस पे आ जाएगी, और जैसे ही वस्तु फोकस पे आएगी आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक ना। वस्तु की फोकस दूरी जो होगी, दर्पण की जो फोकस दूरी होगी इस कंडीशन में वो हमेशा आपका इस 10 सेंटीमीटर से क्या होगा, अधिक ही होगा, ठीक ना। आपको कितना लेना होगा, 10 सेंटीमीटर से अधिक फोकस दूरी होगी, 10 सेंटीमीटर से अधिक। जो ऑप्शन रहेगा आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, ऑप्शन क्या आपका वहाँ पर दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 38 नंबर क्वेश्चन। 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले, देखिए 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितनी दी गई, 20 सेंटीमीटर दी गई है, को सूर्य के प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके सामने d दूरी पर रखी माचिस की तिल्ली जल उठती है, d का मान क्या है। देखिए सूर्य से जो प्रकाश किरणें आती है कैसी होती है, समांतर होती हैं, और सूर्य से प्रकाश किरणें जो समांतर आती हैं, मुख्य उसके जो समांतर आती हैं वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती हैं, और माचिस की तिल्ली जल उठती है, यानी कि हमने उस माचिस की तिल्ली को जो d दूरी है वो फोकस दूरी के बराबर होगी, तभी वो तिल्ली क्या होगी, जलेगी, यानी कि d का जो मान होगा कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, फोकस दूरी के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो सिनेमा के पर्दे पर याद रखिएगा हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को सिनेमा के पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब ही बनता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, पीछे से करते रहे, आवर्धन कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। 41 क्वेश्चन, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, व्यापक होता है, उत्तल दर्पण का, ठीक। इसीलिए ना इसका हम उपयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में, उत्तल दर्पण। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है, समांतर होता है। तेल लगा कागज कैसा होता है, तेल लगा कागज पारभासी होता है, उससे प्रकाश किरणें अंशतः आर पार जा सकती हैं, ठीक ना। ये आपका 43 क्वेश्चन हुआ जो कि पहले चैप्टर से प्रकाश के परावर्तन से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से मैंने एकत्रित किया था, जिसको मैंने आपको बता दिया। देखिए अभी भी कुछ ऐसे छात्र हैं हमारे जो कि इस वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। ये कहने की बात नहीं है, अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह से और मेहनत करूं और आपको अच्छा से अच्छा नॉलेज दे सकूं। धन्यवाद।